ईरान के साथ युद्ध को लेकर रूस ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। रूस ने कहा है कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, उसकी परमाणु क्षमताओं के कोई सबूत नहीं है और इस बात को अमेरिकी इंटेलिजेंस और IAEA ने खुद माना है। लेकिन फिर भी बिना मकसद के ईरान को टारगेट किया गया। रूस ने पूछा है कि अगर खामेनेई को मारने का प्लान नहीं था तो फिर जंग में अमेरिका क्यों कूदा। इजरायल ने ईरान के साथ लेबनान में भी हमला किया है। हिजबुल्लाह के कई नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है। इजरायली हमलों में लेबनान में कई आम लोगों की भी जान गई है। अब इस पर हिजबुल्लाह ने भी कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि सब्र का बांध टूट गया है। इजरायल खुलकर अगर जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अब की बार आर या पार की जंग होगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग और तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका और इजरायल को लेकर IRGC ने एक बड़ा बयान दिया और ईरान ने कहा कि हम दुश्मन पर हमले के पहले चरण के अंतिम दौर में हैं। IRGC ने आगे कहा कि अगर हमला बहुत बड़ा होगा, भारी और घातक मिसाइलों से दुश्मन पर हम अटैक करेंगे, दुश्मन को जीतने का एक भी मौका नहीं देंगे। ईरान को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई साइट्स और अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा था, जिससे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक बम प्रोग्राम इम्यून हो जाता। तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता और इसलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता तो आगे भी नहीं ले पाते। अमेरिका इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान झुक नहीं रहा है। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था उसमें रूसी जैमिंग रेसिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। इजरायल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। IDF ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया है। इमारत से धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा है। तो उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी टारगेट किया है। IDF ने गुलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया और इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइलें दागी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टेम्पररी बेसिस पर बंद कर दिया है। समंदर में 30% का इलाका दुनिया की ऑयल और गैस जरूरतों को पूरा करता है। खाड़ी के इस हिस्से पर भारत 60% निर्भर है। इस इलाके से व्यापार के बंद होने का असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने ऑयल, गैस, LNG के मोर्चे पर स्थिति को बिल्कुल साफ किया है। दावा है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक भरा हुआ है, इसलिए तेल की कीमतों में अस्थिरता का असर नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा है कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत होनी चाहिए। यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच में अविश्वास को काफी गहरा किया। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 की तैयारी में और इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार लगा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद खड़े हुए मिडिल ईस्ट संकट के बीच लाखों लोग फंस गए हैं। इसमें हजारों भारतीय हैं जो दुबई समेत कई देशों में फंसे हुए हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट से आज 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इनमें 36 लैंड होने वाली और 44 टेक ऑफ करने वाली उड़ानें शामिल हैं। हालांकि आज सुबह दिल्ली की एयर इंडिया की एक फ्लाइट 149 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली लैंड कर गई है। दुबई में फंसी भारतीय शटलर PV सिंधु भी वापस लौटी हैं। इजरायल अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया है और कहा है कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा में सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश अपना रुख साफ नहीं करता है तो एक गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की है कि जब संसद का सत्र शुरू हो दोबारा तब इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बांदीपुरा में शादीपुरा में शिया समुदाय ने खामेनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। ईरान पर हमले में खामेनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। बांदीपुरा में आज प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि इस दौरान भीड़ काफी उग्र नजर आई। खामेनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और CRPF जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फिलहाल फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से NDA के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में ये कुशवाहा का दूसरा टर्म होगा। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए NDA ने कुशवाहा पर भरोसा जताया है।
बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम भी शामिल है। हरियाणा से संजय भाटिया, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी उम्मीदवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी ये तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये तय है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। चुनाव से पहले ही लोगों ने इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी की होली का बड़ा गिफ्ट है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला बुधवार को कोलकाता के इंडियन गार्डन में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका 12 और न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते हैं। दोनों ही टीमों की नजर जीत के साथ फाइनल का टिकट लेने पर होगी। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में अजयी रही है। वहीं न्यूजीलैंड को बेहतर रन रेट के चलते सेमीफाइनल में एंट्री मिली है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए अंपायर का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले के लिए रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स ऑन-फील्ड अंपायर होंगे, जबकि थर्ड अंपायर भारत के नितिन मेनन होंगे। वहीं भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में क्रिस गैफनी और अलाउद्दीन पलेकर ऑन-फील्ड अंपायर होंगे। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 और दूसरा 5 मार्च को है। 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला है। मैच से पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर का बड़ा बयान सामने आया है। गावस्कर ने कहा है कि इंग्लिश टीम के खिलाफ टीम इंडिया को सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुमराह गेम चेंजर हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी IPL खेलते हैं और भारत की परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। अमेरिका इजरायल ईरान के युद्ध के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम भारत में फंस गई है। सुपर 8 में भारत से हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर है, लेकिन अब खाड़ी देशों में हवाई सेवाएं बंद होने के चलते भारत में फंसी हुई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज की तरफ से ये कहा गया है कि टीम स्टाफ के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित देश लौटने की व्यवस्था होगी। बोर्ड लगातार ICC, एयरलाइंस और सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। ईरान के अटैक के बीच दुबई में फंसी बैडमिंटन स्टार PV सिंधु सुरक्षित भारत लौट आई हैं। PV सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने बर्मिंघम गई थी। दुबई में कनेक्टिंग फ्लाइट के चलते वो फंस गई थी। PV सिंधु ने दुबई में फंसने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अब वो लौट आई हैं। देश भर में 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बीच दिल्ली मेट्रो की तरफ से संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। 4 मार्च को मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी। DMRC ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है कि सभी टर्मिनल स्टेशन से सेवाएं दोपहर में शुरू होंगी। होली के दिन दिल्ली मेट्रो सुबह के समय बंद रहेगी, ताकि मेट्रो स्टाफ भी त्योहार को मना सके। यूपी के बुलंदशहर में होली से पहले मस्जिद को त्रिपाल और प्लास्टिक शीट से ढांक दिया गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मस्जिद को ढांका है, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए त्योहार ना बिगड़े, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में विदेशी टूरिस्ट भी जमकर होली का मजा ले रहे हैं। 7 समंदर पार से आए पर्यटक खुद होली के रंग में सराबोर दिखे। जैसलमेर की होली के बारे में विदेशी टूरिस्ट कहते हैं कि यहाँ अनुभव उनके लिए बिल्कुल अनूठा है और खासतौर पर होली के उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वो जैसलमेर आते हैं। टूरिस्ट कहते हैं कि होली के अवसर पर जैसलमेर की कला और भव्यता और ज्यादा निखर जाती है। नागपुर में पानी बचाओ के संदेश के साथ होली खेली जा रही है। होली से पहले युवाओं की टोली सड़कों पर उतर चुकी है और गुलाल से होली खेलते हुए लोग नजर आए हैं। होली के रंग में डूबे लोगों ने कहा कि वो जल ही जीवन के तर्ज पर केवल गुलाल से ही होली खेल रहे हैं। युवाओं ने इस अवसर पर आम लोगों से भी पानी का दुरुपयोग न करने की अपील की है। नागपुर के कुछ हिस्सों में पिछले 15 सालों से पानी रहित होली खेलने की परंपरा है और केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में डोला पूर्णिमा पर भव्य उत्सव मनाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ सीधे मिलने का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली है। भगवान के रथ के साथ साथ दूर दूर तक भक्तों की भीड़ अबीर, गुलाल, रंग और फूलों से होली खेलती नजर आई है।